नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकेंड एसएसटी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी सिविक्स की बुक 8 चैप्टर नंबर 8 बाजार में एक कमीज़। तो बेटा इस अध्याय में हम एक कमीज़ से की कहानी के बारे में चर्चा करेंगे कि ये कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है और ये खत्म कहाँ होगी, कमीज़ के बेचने तक। ठीक है बेटा। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो बाज़ारों की श्रृंखला है, जैसे कि सबसे पहले उत्पादक से थोक व्यापारी से खुदरा व्यापारी से दुकान और दुकान से उपभोक्ता या फिर ग्राहक। ठीक है। तो ये बाज़ारों की श्रृंखला है। ये बाज़ारों की श्रृंखला किस तरीके से एक कपास उगाने वाले उत्पादक को सुपर बाज़ार की कमीज़ खरीदने वाले एक उपभोक्ता तक किस प्रकार कनेक्ट करती है, किस प्रकार जोड़ती है, इस कड़ी के बारे में हम देखेंगे। और आपने देखा बेटा, ये जो श्रृंखला चलती है बाज़ारों की श्रृंखला, इसमें हर कोई ना कोई खरीदता है और कोई ना कोई बेचता है, यानी कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ खरीदने और बेचने की क्रम चलता रहता है। तो हम ये भी देखेंगे कि किसके खरीदने पे किसको ज़्यादा लाभ और किसको ज़्यादा नुकसान हुआ, किसको कम फ़ायदा हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं पाठ की तरफ। करनूल में कपास उगाने वाली एक किसान। स्वप्ना, जो करनूल यानी कि करनूल आंध्र प्रदेश का एक भाग है, करनूल की एक छोटी किसान है, अपने छोटे से खेत में कपास उगाती हैं। कपास के पौधे पर आए डोडे, आपने देखा होगा बेटा, मैं अभी चित्र के माध्यम से बताऊंगी किस प्रकार के होते हैं डोडे। तो जो कपास के ऊपर आए हुए जो डोडे होते हैं, वो डोडे पक जाते हैं और पकने के बाद अपने आप वो खुल जाते हैं। खुलते ही उसमें से रुई बाहर निकलती है। उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं और कुछ नहीं चटके हुए हैं। इसलिए जो चटक चुके हैं उनसे स्वप्ना जो है वो रुई चुनने में व्यस्त है। डोडे जिसमें रुई भरी है एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं कभी भी, इसलिए रुई की फसल जो है उसको इकट्ठा करने में कई दिन या समय लग जाता है। रुई एकत्र हो जाने के बाद स्वप्ना उसे अपने पति के साथ करनूल के कपास बाजार में न ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती हैं। फसल की बोनी शुरू करने के समय स्वप्ना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए बहुत ऊंची ब्याज दर पर 2500 रुपये कर्ज लिया था। उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था। उसने स्वप्ना से वादा करवा लिया था कि वह अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी। कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक आदि। ठीक है बेटा, उर्वरक और कीटनाशक समझ में आता है। उर्वरक यानी कि खाद, यानी पौधों को अच्छे से बढ़ाने के लिए या अच्छी फसल उगाने के लिए उर्वरक डाले जाते हैं, उसके अंदर खाद डाली जाती है, जैसे कि गोबर की खाद होती है या यूरिया होता है जो कि दुकानों पे मिलता है। तो बहुत सारी होते हैं। और कीटनाशक होते हैं कि यदि बाई चांस आपकी फसल में कोई कीड़े वीड़े लग जाए तो आप उसमें कीटनाशक का छिड़काव करके अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो फसल को और अधिक उगाने के लिए उर्वरक का प्रयोग किया जाता है और फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। उन पर किसानों को काफ़ी व्यय करना पड़ता है। व्यय यानी कि खर्चा। प्राय छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए पैसे उधार लेना पड़ता है। अगर बड़ा किसान है जिसके पास बड़े खेत हैं और बड़ी मात्रा में वो फसल उगाता है तो कहीं ना कहीं उसे लाभ हो जाता है, तो वो उन पैसों का प्रयोग अगली फसल उगाने में कर लेता है। लेकिन जो छोटे किसान होते हैं जिनके पास छोटा सा खेत होता है, थोड़ी सी कमाई होती है, तो उनकी वो कमाई तो खर्च हो जाती है। तो फिर अगली बार जब उनको खेती करने के लिए कुछ ना कुछ पैसा उधार लेना पड़ता है। व्यापारी के परिसर में उसके 2 आदमी रुई के बोरे तोल रहे थे। रुपये 1500 प्रति क्विंटल के हिसाब से रुई 6000 की हुई। व्यापारी ने दिए हुए ऋण तथा ब्याज के 3000 रुपये काट दिए और स्वप्ना को 3000 ही दिए। समझ में आ गया बेटा कि स्वप्ना ने 2500 रुपये व्यापारी से उधार लिए थे।
2,500 का लगभग 500 रुपये ब्याज बन गया, और उसकी जितनी रुई बनी तो लगभग उसके या तो 4 क्विंटल रुई बनी होगी, तभी तो 1 क्विंटल रुई का 1,500 रुपये के हिसाब से 4 क्विंटल रुई का 6,000 रुपये उसका बना, जिसमें से 2,500 उसका उधारी का और 500 रुपये उसके ब्याज का। इस तरीके से 3,000 रुपये तो व्यापारी ने पहले ही उसमें से काट दिए और बचे हुए 3,000 रुपये स्वप्ना को दे दिए। तो स्वप्ना बोली, केवल 3,000? व्यापारी, रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत रुई आ गई है। स्वप्ना, इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक जी तोड़ मेहनत की है। आप देखिए इस बार रुई कितनी बढ़िया और साफ है। इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद थी। तभी व्यापारी बोला, अम्मा, मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारी इतनी भी नहीं देंगे। आपको मेरा विश्वास न हो तो कर्नूल के बाजार में जाकर पता करके ले आओ। तब स्वप्ना ने कहा, नाराज न हो, मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकती हूँ। मैंने तो केवल उम्मीद की थी कि इस बार रुई की फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी कि कुछ महीनों का गुजारा चल सके। ठीक है बेटा, तो ये स्वप्ना और एक व्यापारी के बीच की बात थी। ठीक है बेटा, तो ये बात थी। तो स्वप्ना को ऐसा लग रहा था कि कपास कम से कम 1,800 प्रति क्विंटल में बिकेगी, लेकिन वह आगे बहस नहीं करती। व्यापारी गांव का शक्तिशाली आदमी है और किसानों को कर्जे के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है, न केवल खेती के लिए वरन अन्य आवश्यकताओं के लिए भी, जैसे बीमारी, बच्चों की स्कूल की फीस आदि। फिर वर्ष में ऐसा समय भी आता है जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता और उसकी कोई आय भी नहीं होती। उस समय केवल ऋण लेकर ही जीवित रहा जा सकता है। इस वजह से स्वप्ना उस व्यापारी से बैर मोल लेना नहीं चाहती थी, उससे ज़्यादा बहस करना नहीं चाहती थी। समझ में आ गया बेटा? तो किस तरीके से स्वप्ना और उनके बीच की वार्तालाप हुई। कपास की पैदावार करके भी स्वप्ना की आय उस आय से बस थोड़ी ही ज़्यादा है जो वह मजदूरी करके कमा लेती। ठीक है बेटा, अब मैं आपको बताती हूँ एक चित्र के माध्यम से कि कपास के डोडे किस तरह के होते हैं। तो बेटा ये फोटो जो दिख रहा है आपको, ये कपास है बेटा, ये डोडे होते हैं ये। तो इस तरीके से जब ये फूटते हैं तो अंदर ये सफ़ेद कलर की कपास नज़र आती है। आपने कभी सफ़र करते हुए खेतों में देखा होगा किस तरीके से सफ़ेद कलर की कपास लहराती हुई नज़र आती है। तो इसमें बताया गया है कि पहला, कर्नूल की कपास मंडी में व्यापारी कपास बेचता है सबसे पहले। फिर दूसरा पॉइंट है, जीनिंग मिलें कपास खरीदती है। जीनिंग मिलें होती है जो कपड़े बनाने वाली जो मिलें होती हैं, वो इन कपास को खरीदती है। जीनिंग मिलें कपास के बीच में जो बीज आते हैं, जगह जगह पे आपने देखा हो काले कलर के बीज आते हैं, तो वो जीनिंग मिलें जो होती है वो कपास के बीज हटाती हैं और दबा कर कपास के गट्ठर बना लेती है। उनको एकदम दबा के अच्छे से प्लेन करके और अच्छे से साफ करके और गट्ठर बना लेती है। सूत काटने की मिलें कपास के गट्ठर खरीद लेती है। जो सूत बनाने वाले यानी धागा बनाने वाली जो मिलें होती है वो इन गट्ठरों को खरीद लेती हैं। फिर क्या करते हैं, फिर सूत काटने वाली मिलें कपास से धागा बनाती है। सूत काटने वाली आपने देखा बेटा, गांधी जी बनाते थे, सूत काटते थे, कपास को चरखे के माध्यम से सीधा धागा बनाते थे, उसे कहते हैं सूत काटना। तो सूत काटने वाली जो मिलें होती थी वो कपास से धागा बना लेती हैं और फिर सूत काटने की मिलें व्यापारी को धागा बेच देती है। यानी कि ये कहाँ तक चला बेटा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक धागा बनाए हैं, अभी धागे से पूरा कमीज बनने की प्रोसेसिंग पूरी बाकी है। यानी सबसे पहले कपास मंडी में कपास बेचा जाता है, किसके द्वारा, किसान के द्वारा, उत्पादक के द्वारा। फिर कपास को जीनिंग मिलें उसको खरीदती हैं। जीनिंग मिलें खरीदने के बाद उसमें से कपास के बीजों को अलग कर देती है और गट्ठर बना लेती है साफ रुई का। फिर साफ रुई को सूत काटने वाली मिलें खरीद लेती है गट्ठर को और फिर उन गट्ठर से सूत बनाती है, फिर उन सूत को व्यापारियों में बेच देती है। समझ में आ गया बेटा? कहीं ना कहीं खरीदना बेचना इस श्रृंखला के अंतर्गत चलता रहता है। अब चलते हैं आगे। झरोड़ का कपड़ा बाजार। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला झरोड़ का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। अंडरलाइन कीजिएगा, कौन सा बाजार? संसार के विशाल बाजारों में से एक है झरोड़ का कपड़ा बाजार। और झरोड़ का है
तमिलनाडु में है। याद रखिएगा, जरोड़ का कपड़ा बाजार। ठीक है, इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांवों के बुनकरों, बेटा बुनकर किसे कहा जाता है, जो कि धागा बनाते हैं, बुनाई करने का काम करते हैं। बुनाई यानी कि सिलाई बुनाई कढ़ाई होता है ना, तो बुनने का काम करते हैं। ताना बाना जोड़ के धागों के ताने बाने से बुनाई करते हैं। तो जो आसपास के जितने भी गांवों के जो बुनकर हैं, उनके द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिण भारत के शहरों में या अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। समझ में आया? दक्षिण भारत, तमिलनाडु की तरह दक्षिण भारत है, तो दक्षिण भारत के लोग तो आते ही है, इसके अलावा अन्य शहरों के लोग भी यहाँ पे कपड़ा खरीदने आते हैं। बाजार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर से अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। समझ में आ गया? बहुत सारे बुनकर ऐसे भी होते हैं जिनको अगर किसी से आगे से कोई ऑर्डर आया होता है कि इस तरीके के कपड़ा बनाना है, तो वे बुनकर अपने हिसाब ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी कपड़ा बनाकर यहाँ लेकर आते हैं। ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध करवाते हैं। उनके आगे जिस चीज़ की डिमांड होती है, आपने देखा है कि ट्रेंड चलते हैं, फैशन चलता है, तो एक तरह के कपड़े को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, तो सभी लोग एक को देखते हैं तो सभी वो का वो खरीदना पसंद करते हैं। तो जब डिमांड आती है उन कपड़ों की, तो वे अपने ऑर्डर से ऐसा कपड़ा बनवाते हैं। ठीक है, के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। ये सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना है। सूत खरीद के दिया जाता है इन बुनकरों को कि किस तरह का कपड़ा तैयार करना है। निम्नलिखित उदाहरण में हम देखेंगे कि यह कार्य कैसे होता है। एक बार आप एक चित्रकथा के माध्यम से देख लीजिएगा बेटा कि ये जो बाजार आपको नज़र आ रहा है, ये एक जरोड़ की एक दुकान है। ठीक है, कपड़ों की एक दुकान है। और बेटा ये जो इमेज नज़र आ रही है, ये फोटो नज़र आ रहे हैं, ये देखो, ये मशीन कपड़ा बनाने की मशीनें हैं। किस तरीके से कपड़े बनाने की मशीनें होती है, तो ये किस तरीके से ये जरोड़ मतलब ये कपड़ा बनाया जाता है आंध्र प्रदेश में औरतों और आदमियों द्वारा। ठीक है बेटा, अब चलते हैं पाठ की तरफ। दानन व्यवस्था, बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं, उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देते हैं। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं, मतलब व्यापारी जो होते हैं वो पहले बुनकरों को सूत खरीद के देते हैं और उन्हें कहा जाता है कि इस तरीके का कपड़ा तैयार करना है, और तैयार कपड़ा देते हैं। तैयार कपड़ा भी देते हैं, एक सैंपल कि इस तरीके का बनाना है। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टतया दो लाभ प्राप्त होते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता है, साथ ही तैयार कपड़े को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। मतलब साथ उनको पता होता है कि बहुत बार ऐसे होते हैं, बहुत सारे बुनकरों के साथ ऐसा होता है कि उनके द्वारा तैयार किया हुआ कपड़ा बिकेगा या न बिकेगा, इस बात की उन्हें हर तरह की टेंशन रहती है। लेकिन जब उनको ऑर्डर से कोई कपड़ा बनवाया जाता है तो उनको दो तरह के लाभ होते हैं। एक तो ये कि उनको सूत खरीदना नहीं पड़ता, और दूसरी बात ये कि उनको इस तरह का टेंशन भी नहीं रहता क्या पता हमारा कपड़ा बिकेगा या नहीं बिकेगा, क्योंकि वो ऑर्डर से बन चुका है और उसको खरीदने वाले पहले से मौजूद हैं। ठीक है, तो उनको मतलब उनके किसी तरह की उनको तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि उनके द्वारा तैयार किया गया कपड़ा बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारी पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बन जाता है। वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाता है और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास ये जानने का कोई साधन नहीं कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं। हाँ, तो बेटा जो व्यापारी होते हैं जो अपने ऑर्डर से अपना कपड़ा बनवाते हैं, तो उनका ये होता है कि वो जिनसे ऑर्डर से बनवाते हैं तो उनको उनकी सिर्फ मेहनताना मिलता है, और उनका मेहनताना उन्हें बहुत कम मिलता है, और उन्हें ये भी नहीं पता होता है उनका कपड़ा खरीदने वाले ग्राहक कौन है, यदि उन्हें और ये भी नहीं पता होता है कि उनका कपड़ा कितने रुपए में गया। तो इस तरीके से उन्हें बहुत कम रुपये मिल पाते हैं। ठीक है बेटा, और अभी जो चित्र दिख रहे थे बेटा उसके बारे में बताते हैं कि बाजार में यह एक व्यापारी की दुकान है। कई सालों में इन व्यापारियों ने
देश भर के वस्त्र निर्माताओं से संपर्क स्थापित कर लिए हैं, जिससे उन्हें ऑर्डर मिलते रहते हैं। वे अन्य लोगों से सूत खरीद लेते हैं। कपड़ा बुनने वाले बुनकर आसपास के गांवों में रहते हैं। वे इन व्यापारियों से सूत ले आते हैं। बुनाई करने से के करघे रखने के लिए उन्होंने अपने घरों के आसपास ही व्यवस्था कर रखी है। इस तस्वीर में आपको मैंने अभी बताया कि किस तरीके से वो करघे चल रहे हैं, वो मैंने बताया कि किस तरीके से ये कपड़ा सूत बनाने की मशीनें हैं। इस तस्वीर में आप ऐसे एक घर में रखे हुए पावर लूम, इनको बेटा पावर लूम कहा जाता है। ये फोटो जो नज़र आ रहा है आपको, इन्हें पावर लूम कहा जाता है, जो कि लाइट से चलते हैं, बिजली चालित होते हैं। लाइट से चलने वाले करघे होते हैं जिन्हें पावर लूम कहा जाता है। याद रखिएगा, पावर लूम किसे कहा जाता है? पावर लूम बिजली चलित करघे को कहा जाता है। बुनकर अपने परिवार के साथ इन करघों पर कई घंटों तक काम करते हैं। बुनाई की अधिकतर ऐसी दुकानों में, ऐसी इकाइयों में 2 से लेकर 8 करघे तक होते हैं, जिन पर सूत से कपड़ा बुनकर तैयार किया जाता है। तरह तरह की साड़ियाँ, तौलिए, शर्टिंग, औरतों की पोशाकें के कपड़े और चादरें इन करघों पर बनाई जाती है। बुनकर तैयार किए हुए कपड़े को शहर में व्यापारी के पास ले आते हैं। इस तस्वीर में बुनकर शहर में व्यापारी के पास जाने की तैयारी पे बैठे हुए। ये जो इमेज दिखा दे रही है, ये वाली बेटा, इसमें जो व्यापारी है, जो बुनकर हैं, वो व्यापारी के पास जाने के लिए तैयार है, सारा कपड़ा तैयार करके जा रहे हैं। ठीक है, व्यापारी यह हिसाब रखता है कि उन्हें कितना सूत दिया गया था और बुने हुए कपड़े का भुगतान उन्हें कर देता है। ठीक है, जितना सूत दिया जाता है उतना वो कपड़ा लेकर आए हैं या नहीं आए हैं, उसका पूरा हिसाब किताब करके फिर उन्हें जितना बुना कपड़ा इन्होंने, तो उनकी बुनाई का मेहनताना उन्हें दे दिया जाता है। समझ में आ गया? तो बेटा कमीज़ की यहाँ तक की कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से एक कमीज़ जो है वो सबसे पहले कपास बनने से शुरू होती है। तो हमने एक स्वप्ना की कहानी के माध्यम से देखा कि किस तरीके से कपास उगाया गया, लेकिन कपास इतनी मेहनत, 4 महीने मेहनत करने के बाद भी उसको केवल 3000 रुपये मिला। तो अब आप देख लीजिए, 4 महीने की अगर 3000 रुपये मिलता है तो 1 महीने का कितना होगा? ठीक है, 750 रुपये, 1 महीने की कमाई उसकी 750 रुपये, केवल 750 रुपये। और आप देख सकते हैं कि 750 रुपये से आज के ज़माने में क्या होता है। तो एक कपास उगाने वाले को इतना कम लाभ मिला। फिर जब उस कपास से जो जीनिंग मशीनें वाले हैं और जो सूत काटने वाले हैं, उन्होंने इस कपास को खरीदा, सूत बनाया। फिर ये जो सूत है ये बुनकरों को दिया जाता है, जो बुनकर अपने ऑर्डर के डिमांड पे कपड़ा तैयार करते हैं और ये कपड़ा वापस व्यापारियों को लाके बेच दिया जाता है। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही। इसके आगे जो नेक्स्ट जहाँ हम ख़त्म करेंगे वहीं से शुरू करेंगे, कल से हम। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है।